हमारा पहला कंसिडरेशन है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू दी सडन इन्लार्जमेंट। तो लेफ़्ट साइड पे हम एक फिगर देख पा रहे हैं जहाँ पे जो है वो जो पाइप फ्लो है वो एक सडन इन्लार्जमेंट लिया है। तो इनिशियल अगर हम लोकेशन पर ये माने कि यहाँ पर डायमीटर D1 था और यहाँ पे उसका क्रॉस सेक्शनल डायमीटर जो है वो D2 हो गया। तो इस एब्रप्ट चेंज की वजह से क्या हो रहा है कि जब पानी जो है वो स्मॉलर पाइप से बिगर डायमीटर की पाइप की ओर बढ़ रहा है तो एक एब्रप्ट चेंज हो रहा है बाउंड्रीज़ का, और इस एब्रप्ट चेंज की वजह से फ्लो जो है वो बाउंड्री से सेपरेट हो जा रहा है। और जैसे ही ये बाउंड्री से सेपरेट हो रहा है यहाँ पर जो है वो एडीज़ का फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, और ये एडीज़ जो है वो फ्लो के साथ कैरी अवे की जा रही हैं। और जब ये एडीज़ डिसिपेट हो रही हैं तो इनका डेसिपेशन जो है वो हीट जो है जनरेट हो रही है उस फॉर्म में डिसिपेट हो रही है। नाउ सो चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड कैन बी अगेन रीरिटन एज रो A2 V2 स्क्वायर, और हम A1 को रिप्लेस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा रो A1 की जगह हमें लिखना है A2 V2 डिवाइडेड बाई V1। सो अगर आप देख पाएँ तो इसी A1 को हमने यहाँ पे रिप्लेस किया है, बाकी सारी चीज़ें वैसी ही हैं V1 स्क्वायर। सो अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होके कुछ इस तरह की दिखेगी, रो A2 V2 स्क्वायर माइनस रो A V1 V2। तो हम रो हम बाहर ला सकते हैं और A2 बाहर ला सकते हैं, तो रो A2 एंड इन ब्रैकेट दिस कैन बी रिटन एज V2 स्क्वायर माइनस V1 V2। तो हम मोमेंटम इक्वेशन से लिख सकते हैं कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कंट्रोल वॉल्यूम इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो मस्ट बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम, or you can say the change of momentum per second. So what exactly is that force acting on control volume. So control volume is what we have considered for the evaluation of the or the free body diagram for this particular thing. So that was the control volume, so in the direction of flow, and that must be equal to the rate of change of the momentum. So rate of change of momentum is change in momentum per second. So rate of change of momentum. सो यहाँ जो हमें इक्वेशन मिली हुई है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मिली हुई है और फोर्स हमने पहले निकाला हुआ है। तो हम इसको इक्वेट करेंगे, तो अगर इक्वेट करें तो ये इक्वेशन दिखेगी P1 माइनस P2 मल्टीप्लाइड बाई A2 इज इक्वल टू रो A2 एंड इन ब्रैकेट V2 स्क्वायर माइनस V1 मल्टीप्लाइड बाई V2। तो हम ये देख सकते हैं ये जो फोर्स निकला हुआ है वो P1 माइनस P2 इंटू A2 है, वही हमने यहाँ लिखा हुआ है P1 माइनस P2 इंटू A2, और वही जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो हमने वैल्यू यहाँ निकाली हुई थी वो उस इक्वेशन को हमने यहाँ लाकर फीड किया हुआ है। सो अगर हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगी P1 माइनस P2 ओवर रो इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 मल्टीप्लाइड बाई V2। सो अगर हम दोनों साइड में अगर G से डिवाइड कर दें तो G से डिवाइड कर दें तो ये इक्वेशन हो जाएगी G इंटू रो एंड डिवाइडेड बाई, तो हमें जो इक्वेशन मिल रही है P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई रो G इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 V2 डिवाइडेड बाई G। सो हमें पहले भी P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई रो G की वैल्यू मिल चुकी है। तो जो हमने सबसे पहला इक्वेशन 1 अगर आप देख पा रहे हो तो इक्वेशन 1 हमने यहाँ एक निकाला हुआ था, ये इक्वेशन इसमें HE की वैल्यू भी है और P1 माइनस P2 भी है, तो हमें यही इक्वेशन जो है वो पिक करना है। तो हमने जो वो फर्स्ट इक्वेशन वहाँ निकाली थी जो HE के टर्म में है, उन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो ये जो वैल्यू हमें यहाँ मिल रही है ये P1 माइनस P2 ओवर रो जी एंड P1 माइनस P2 ओवर रो जी जो यहाँ मिल रही है, इन दोनों की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। तो अगर हम इस वैल्यू को यहाँ ला के रखें तो हमारा HE लिखा जा सकता है HE इज इक्वल टू P1 माइनस P2 डिवाइड बाई रो जी इज इक्वल टू V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई G
माइनस V1 V2 डिवाइडेड बाई जी, प्लस यहाँ जो पहले से लिखा हुआ है वो V1 स्क्वायर ओवर 2G माइनस V2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2G। सो अगर हम फिर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये इक्वेशन जो है हमारी दिखेगी HE = V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 डिवाइडेड बाई 2G। सो हम इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं HE = V1 - V2 का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2G। सो हमारा एक्सपेंशन की वजह से जो हेड लॉस आ रहा है उसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि डिफरेंस इन दी वेलोसिटी एट दी टू सेक्शन का स्क्वायर लेना है, डिवाइड बाई 2G करें तो हमें हेड लॉस ड्यू टू दी सडन एक्सपेंशन मिल जाएगा। नाउ एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देने वाली है, हमें चूंकि ये इक्वेशन V1 - V2 का होल स्क्वायर है, तो अगर हम कभी कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि V1 बड़ा है या V2 बड़ा है तो हमें वो कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई भी मैग्नीट्यूड आएगा और वो नेगेटिव भी हुआ और उसको हम स्क्वायर करेंगे तो भी हमें आंसर सही मिल जाएगा। लेकिन हमें ये याद रखना है कि V1 जो है वो ऑलवेज जो है वो V2 से बड़ा होगा, क्योंकि V1 जो है वो लोअर क्रॉस सेक्शन पर है। जैसे इस चीज़ को भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि V1 V2 से बड़ा क्यों होगा, क्योंकि हमारा ये सडन एक्सपेंशन हो रहा है। तो सडन एक्सपेंशन के केस में यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन होगा वो सपोज कर रहे हैं हम A1 है, और ये जो क्रॉस सेक्शन हम अज्यूम कर रहे हैं वो A2 है। और चूंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वैलिड है तो यहाँ पे V1 वेलोसिटी, यहाँ पे V2 वेलोसिटी है, तो A1 V1 = A2 V2। सो जब हमें ये पहले से पता है कि सडन एक्सपेंशन हो रहा है तो A2 इज़ ग्रेटर देन A1, तो अगर A2 A1 से बड़ा हो गया तो ये डेडली श्योर है कि V1 जो है V1 V2 से बड़ा होगा। तो हमें ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। सो सडन एक्सपेंशन में ये चीज़ वैलिड होगी। अब इसी कंसिडरेशन को करते हुए अब हम लॉस ऑफ हेड ड्यू टू दी सडन कॉन्ट्रैक्शन की ओर बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन है लॉस ऑफ द हेड ड्यू टू दी सडन कॉन्ट्रैक्शन। सो राइट साइड में एक फिगर दिया हुआ है जहाँ पर एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन A1 है, और बाद में वो पाइप का क्रॉस सेक्शन कम होके A2 हो जा रहा है, और जब ये फ्लो हो रहा है 1 से 2 तो आप देख पा रहे हैं कि एक वेना कॉन्ट्रैक्टा बन रहा है लोकेशन CC पर। सो वी मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट अ फॉर्मेशन ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा इज हैपनिंग एट ए दिस पर्टिकुलर सडन कॉन्ट्रैक्शन। सो अगर हम सेक्शन CC की बात करें तो CC वो सेक्शन है जिस सेक्शन पर स्मॉलेस्ट क्रॉस सेक्शन एरिया होगा पूरे के पूरे वाटर फ्लो का। ये जो प्रॉब्लम हमारी है, जो अभी हमें सडन कॉन्ट्रैक्शन जैसी दिख रही है, वो सडन कॉन्ट्रैक्शन ना हो करके अगर हम इसको विजुलाइज कर पाएँ तो हमारा विना कॉन्ट्रैक्टा की जो लोकेशन है, इस लोकेशन से जब वाटर यहाँ आगे बढ़ रहा है तो ये इस स्मॉलेस्ट एरिया से जब आपके सेक्शन 2 की ओर बढ़ रहा है तो ये जो है एक तरह का इनलार्जमेंट हो रहा है। So actually the problem of the sudden contraction is a problem of the sudden enlargement of the areas which is happening from the vena contractor to the smaller pipe of the cross section A2. So let's first of all decide the various parameters that we were going to involve in this particular derivation. So AC हम मान रहे हैं कि AC जो है हमारा एरिया ऑफ फ्लो है एट क्रॉस सेक्शन C, और वही हमारा वेना कॉन्ट्रैक्टा है। तो ये क्रॉस सेक्शन CC पर एरिया है, और सिमिलरली इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो हमारी वेलोसिटी है, जिसको हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट वेना कॉन्ट्रैक्टा लोकेशन और द क्रॉस सेक्शन CC। सो वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट सेक्शन CC, and similarly A1 A2 and P1 P2 is known to us, that we have already discussed. So P
one is the pressure at section A1 and P2 is pressure at section P2. I mean A2 is the area, P2 is the pressure at cross section A2. Now what we are assuming that this problem is the for the contraction, so the head loss we are denoting by the HC. So this is the loss of head due to the sudden contraction. अगर हम CC सेक्शन से सेक्शन 2.2 की ओर बढ़े तो हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को इनलार्जमेंट की तरह से कंसीडर कर सकते हैं। तो इनलार्जमेंट के केस में जो हमने वैल्यू निकाली थी कि इनलार्जमेंट के केस में हमारा जो एच ई वो था एच ई इज इक्वल टू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G। इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को समझते हुए हमारा जो लोकेशन 1 है वो है VC और जो V2 है वो हमारा V2 है ही है। तो अगर हम इसी एच ई वैल्यू को अब कॉन्ट्रैक्शन की तरह रिप्लेस करें तो हम लिख सकते हैं एच सी इज इक्वल टू वी सी माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G। ये हमारा एक्सप्रेशन बन के आ रहा है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। नाउ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि VC के बारे में हमें जानकारी नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर बिना कॉन्ट्रैक्टर लोकेशन पे वेलोसिटी क्या होगी वो हमें नहीं पता है, तो उसे हमें जो है किसी और टर्म में फिगर आउट करना होगा। तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। सो इसी HC को हम लिख सकते हैं, अगर हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन में से V2 स्क्वायर बाई V2 स्क्वायर बाहर ले लें तो ये इक्वेशन लिखा जा सकता है V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G तो बाहर ही है, एंड ये इक्वेशन बन जाएगा VC ओवर V2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। नाउ इसके पहले हम चूँकि ये फ्लो जो है वो कंटिन्यूस फ्लो है और हम जो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन्वॉल्व कर सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लीकेबल होगा। सो A1 V1 is equal to A2 V2 and similarly AC VC. So area at the winner contractor location and the corresponding velocity. So we can write it, we can use this particular equation and we can write that VC divided by V2 is equal to A2 divided by AC. Now इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज हम पूरे इक्वेशन में A2 से डिवाइड कर दें। सो वी कैन राइट 1 डिवाइडेड बाई AC डिवाइडेड बाई A2। तो हमने पहले ही ये फिगर आउट कर रखा है, पहले के हमारे पुराने लेक्चरों में आप देख सकते हैं जहाँ पे AC डिवाइडेड बाई A2 को ऑलरेडी CC डिफाइन किया गया है, दैट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। सो अगर हम इस वैल्यू को यहाँ लाकर रिप्लेस कर दें तो हम लिख सकते हैं VC डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई CC, दैट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। नाउ हमें ये वैल्यू यहाँ मिल रही है VC बाई V2 की, और इस VC बाई V2 की वैल्यू को ले आके हमें यहाँ पे पुट कर देना है इस इक्वेशन में, और हमारा HC का इक्वेशन अब CC के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो अगर हम उसको वहाँ पे पुट करें तो ये वैल्यू बनेगी HC इज इक्वल टू V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G एंड इन ब्रैकेट्स 1 बाई दिस इज योर CC। VC बाई V2, our definition is V2 by VC by V2 is 1 by CC, वही हमने रखा हुआ है यहाँ पे। तो ये 1 by CC and this is -1 and whole raised to the power 2। नाउ अब हम इस इक्वेशन को एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं, दैट इज HC इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G, जहाँ पर K की वैल्यू जो कि एक कांस्टेंट है, K इज इक्वल टू 1 बाई CC माइनस 1 एंड होल रेज टू द पावर 2। नाउ यूजली जो है CC की वैल्यू नियरली 0.6 के अराउंड होती है, और अगर हम CC की वैल्यू को यहाँ पे अज्यूम कर ले कि दैट इज़ आवर 0.62, तो अगर हम K की वैल्यू फाइंड आउट करें तो K की वैल्यू निकल के आएगी K इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 0.62 माइनस 1
होल स्क्वायर, सो के की वैल्यू हो गई 0.375। सो अगर हम इस इक्वेशन में वैल्यू रख दें तो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन निकल के आएगा एच सी इज इक्वल टू 0.375 मल्टीप्लाइड बाई V2 स्क्वायर ओवर 2G। अगर किसी प्रॉब्लम में सीसी की वैल्यू हमको नहीं दी हुई है, इट इज़ नॉट नोन टू अस, सो उस केस में हम कोफिशिएंट ऑफ आई मीन लॉस ड्यू टू द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अज्यूम कर सकते हैं कि एच सी इज इक्वल टू 0.5 V2 स्क्वायर ओवर 2G। With this particular formulation, the coefficient of the, the loss of the head due to the sudden enlargement as well as the sudden contraction is completed. So the concluding remark is that the sudden contraction is another form of the sudden enlargement of the pipe cross section. Now, the next section for our discussion is the loss of the head at the entrance of pipe. तो ये क्या होता है कि जब कभी भी किसी बड़े अगर कोई जो है लार्ज टैंक है या कोई बहुत बड़ा रिजर्वायर है और ये रिजर्वायर किसी एक पाइप से जुड़ा हुआ है और इस पाइप से लिक्विड जो है वो इंटर हो रहा है, सो इस पर्टिकुलर फिनोमेनन में भी लॉस ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व होगी एंड इसी चीज़ का कंसिडरेशन होगा लॉस ऑफ द हेड एट द इंट्रेंस ऑफ ए पाइप। सो आइदर ये पाइप में जा रहा हो तो भी लॉस होगा, आ रहा है तो भी लॉस होगा। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं, दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी विच अकर्स व्हेन अ लिक्विड इंटर्स अ पाइप विच इज कनेक्टेड टू अ लार्ज वन। सो इस हमारे सिनेरियो में लार्ज रिजर्वायर से पानी पाइप में जाएगा। उस केस के लिए अगर हम लॉस कंसीडर करना चाहें तो ये भी जो है वो एक सिनेरियो जो है, अगर आप देख पाएँ तो ये एक बड़ा क्रॉस सेक्शन है और इस बड़े क्रॉस सेक्शन से, जैसे ये आपका एक रिजर्वायर है, बड़ा रिजर्वायर है और इस रिजर्वायर से एक पाइप जो है कनेक्टेड है, तो एक बड़े क्रॉस सेक्शन से एक छोटा क्रॉस सेक्शन हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम भी सडन कॉन्ट्रैक्शन के इक्विवेलेंट है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो पाइप वाटर का फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में रिजर्वायर से पाइप में जा रहा है। सो आई एम जस्ट राइटिंग इट दैट दिस इज गोइंग फ्रॉम रिजर्वायर टू पाइप। So this is a problem of the sudden contraction. So also this is the this particular loss depends on the form of form of the entrance. So exactly क्या होता है कि अगर आपके entrance पर आपके edges sharp हैं तो भी आपका लॉस थोड़ा बहुत चेंज होगा। अगर इंस्टीड ऑफ दिस पर्टिकुलर शार्प एज, अगर आपका एंट्रेंस कुछ इस तरह का है जो बेल माउथ शेप्ड का है, तो यहाँ पे जो है वो किंक नहीं है, जिसको हम बोलते हैं कि बहुत ड्रास्टिक चेंज। इस केस में जो लॉस की वैल्यू होगी वो इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होगी। तो इस केस में भी जो है हम अगर लिखना चाहें एच आई की वैल्यू दैट इज़ द इंट्रेंस, सो हम लिख सकते हैं 0.5 टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर ओवर 2G। ये हमारा लॉस है इस पर्टिकुलर केस में। डिस्कशन है हमारा लॉस ऑफ द हेड एट द एग्जिट ऑफ ए पाइप। तो ये सिनेरियो कब होता है, या तो हमारे पास कोई पाइप अवेलेबल हो और इस पाइप में से अगर हमारा कोई वाटर फ्लो कर रहा है और ये पाइप जो है कम्प्लीटली फ्री टू एग्ज़िट है और यहाँ से सपोज कर सकते हैं कि कोई जेट निकल रहा है, तो इस पर्टिकुलर केस में हेड लॉस होगा और वो लॉस जो है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आएगा विच इज़ द लॉस ऑफ द हेड एट द एग्जिट ऑफ ए पाइप। या यही पाइप जो है आपकी किसी एक बड़े जो है रिजर्वायर में कनेक्टेड हो और इस पाइप से इस रिजर्वायर में पानी जो है वो जा रहा है, तो ये सिनेरियो और ये सिनेरियो दोनों ही सिनेरियो जो है इस पर्टिकुलर केस में आएंगे। तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि दिस लॉस ऑफ हेड ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ हेड एट द आउटलेट ऑफ पाइप इज डिसिपेटेड आइदर इन द फॉर्म ऑफ द फ्री जेट, जो कि आपका ये है, ठीक, जहाँ पे ये कम्प्लीटली फ्री है एटमॉस्फेयर में जाने के लिए, और
This is happening when the any tank or reservoir is available there, और उस टैंक और रिजर्वायर में पाइप के थ्रू पानी जा रहा है. सो इस केस में हम अगर इस हेड लॉस को एच ओ से डिनोट करें तो दिस हेड लॉस कैन बी रिटन एज वी स्क्वायर ओवर 2G. तो जब आपका एग्ज़िट के बजाय जब इंटर हो रहा था तो ये हेड लॉस था 0.5 टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर बाई 2G, और अभी ये हेड लॉस है वी स्क्वायर बाई 2G. तो ऑलमोस्ट जो है ये दुगना लॉस है कंपेयर टू दी प्रीवियस केस वी डिस्कस्ड. Now our next discussion is the loss of the head due to an obstruction in a pipe. So in this figure, if you can see, there is a circular pipe over there, and in between there is an obstruction is available such that this obstruction has a maximum area at this particular section, that is the cross section AA is small a, and the cross sectional area of this pipe is capital A. So what exactly will be happening when flow is happening in this particular direction? So first of all, corresponding to this particular area, this area will keep on reducing when the water gets in the contact with the obstruction available. So at the level of the maximum obstruction, beyond that a vena contracta formation will be happening. Vena contracta location may be formed over there just beyond the section AA. After the formation of the vena contracta, this particular fluid flow will again reach to cross section 2 section. So what exactly is this situation? This situation is equivalent to the sudden enlargement from the location of the vena contracta to the cross section 2. मैं थोड़ा सा और एक बार एलोबरेट कर दूं. जब एक ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा तो आपका जो वाटर पास होने के लिए जो एरिया बच रहा है वो कंपेयर टू ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन ए के कंपैरिजन में एरिया कम हो जाएगा. और जब एरिया कम होगा और ये एरिया जब आप क्रॉस सेक्शन 1 पे पहुंचेंगे तो सबसे ज़्यादा रिडक्शन हो रहा है, और धीरे धीरे ये इनलार्जमेंट की ओर बढ़ेगा. तो यहीं कहीं वेना कॉन्ट्रैक्टा फॉर्म होगी. तो जब वेना कॉन्ट्रैक्टा यहाँ फॉर्म होगी तो ये कंपेयर टू क्रॉस सेक्शन 2 जो है इस तरह से सोच सकते हैं कि ये जो है सडन इनलार्जमेंट हो रहा है. इसी सडन इनलार्जमेंट का जो इक्वेशन पहले हमने डिराइव किया है, इसी को कंसीडर करते हुए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है. तो इसके लिए जो भी हम टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से है कि ए जो हम मान रहे हैं वो है मैक्सिमम एरिया ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन, और कैपिटल ए इज़ द एरिया ऑफ द पाइप. सो व्हाट लेफ्ट इज द कैपिटल वी. कैपिटल वी हमने माना हुआ है कि दैट इज द मीन वेलोसिटी ऑफ द पाइप फ्लो. नाउ अगर हम क्रॉस सेक्शन 1 पे बात करें तो क्रॉस सेक्शन 1 पे हमारा जो एरिया था वो ए मैग्नीट्यूड से रिड्यूस हो गया. तो अगर हम लोकेशन या क्रॉस सेक्शन 1 की बात करें तो उस लोकेशन पे जो हमारा एरिया है वो ओरिजिनल एरिया ए था और ऑब्स्ट्रक्शन ए है, तो हमारा जो लेफ़्ट एरिया है वो A-A है. इसी A- एरिया के थ्रू जो है लिक्विड का फ्लो हो रहा है, और इसी पर्टिकुलर सेक्शन 1 के बियॉन्ड जो है वेना कॉन्ट्रैक्टा कहीं फॉर्म होगा. और जब वेना कॉन्ट्रैक्टा फॉर्म होगा तो इसके बाद आफ्टर दैट जब सेक्शन 2 पे पहुंचेगा या समवेयर किसी और सेक्शन पहुंचेगा जहां ऑब्स्ट्रक्शन खत्म हो चुका है, वहां पे ये एक ऐसी फिनोमेनन है जहां पे सडन इनलार्जमेंट हो रहा है. सो हम अज्यूम क्या कर रहे हैं, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वेना कॉन्ट्रैक्टा जहाँ बन रहा है वहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो है वी. सो वी सी कैन बी डिफाइंड एज दी वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट वेना कॉन्ट्रैक्टा. तो वेना कॉन्ट्रैक्टा एक लोकेशन है. वेना कॉन्ट्रैक्टा एक फिनोमेनन है और ये किसी एक लोकेशन पर होगा. सो अगर हम इसकी बात करें कि जो भी लॉस ऑफ हेड हो रहा है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, सो
our loss of head due to this obstruction. This will be equivalent to the loss of head due to the enlargement from Vena contractor to location सेक्शन 2.2. तो हम अगर इस पर्टिकुलर चीज़ को लिखना चाहें जो राइट साइड में है, तो अगर हम एनलार्जमेंट का फॉर्मूला लिखना चाहें तो अगर वेलोसिटी हमारी थी v1 माइनस वी2, तो v1 हो गया हमारा vc और v2 इज़ दी फाइनल वेलोसिटी और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, ये हमारा लॉस ऑफ हेड हो गया. अच्छा, कंटिन्यूटी इक्वेशन अगर हम लगाना चाहें इस पर्टिकुलर फिनोमिनन में, कंटिन्यूटी इक्वेशन, सो अगर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा रहे हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा पे और किसी अंदर सेक्शन, वेना कॉन्ट्रैक्टा पे हमने जो एरिया माना हुआ है वो AC है और वेना कॉन्ट्रैक्टा वाली लोकेशन पे जो वेलोसिटी है वो VC है. तो AC इंटू VC विल बी A इंटू V. AC इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन at vena contracta and similarly VC is the velocity at vena contracta that we have already defined. तो इसी पर्टिकुलर व्यू में जब भी हम वेना कॉन्ट्रैक्टा की बात करेंगे तो हम कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूर बात करेंगे. तो CC इज़ आवर कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन and this CC is already defined as CC is equal to area at vena contracta divided by our area at the obstruction, that is the considered cross section, that is A minus A. So this can be written as AC divided by A minus A. So यहाँ से हमें CC की डिफिनीशन मिल गई. So हम इसको लिख सकते हैं AC is equal to CC मल्टीप्लाइड बाई A माइनस A. तो एक इक्वेशन हमको ये मिल गई. अब हम जो हमने पहली इक्वेशन मिली हुई थी, एक इक्वेशन हमारी ये है, लेट्स सी इट एज ए इक्वेशन 1, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज आवर इक्वेशन 3. सो अगर हम पुरानी इक्वेशन जो हमें मिली थी यहाँ पर, जो हमारी सेकेंड नंबर की इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और जो थर्ड इक्वेशन है, इन दोनों को ले आए. तो मैं सेकेंड इक्वेशन कॉपी कर रहा हूँ. तो अगर हम यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 और 3 को कंपेयर करें तो हम इसी चीज़ को, अगर AC को कंपेयर करें तो हम लिख सकते हैं CC मल्टीप्लाइड बाई A माइनस A इंटू VC इज इक्वल टू A इंटू V. हमने क्या किया, AC की वैल्यू जस्ट रिप्लेस कर दी है, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी की वैसी हैं. हमने जो रिप्लेस किया है वो AC की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दी है. तो अगर इसको हम रीअरेंज करें तो ये इट विल बी लुक लाइक VC इज इक्वल टू A इंटू V डिवाइडेड बाई CC इंटू A माइनस A. नाउ दैट इज आवर VC. नाउ इस VC की जो वैल्यू, ये हमारी इक्वेशन हो गई 4. इस इक्वेशन नंबर 4 को हम, ये ध्यान रखिएगा 2 को हमने रिपीट किया है जस्ट एक जगह दिखाने के लिए. इक्वेशन नंबर 2 को और हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन मिली थी, इन दोनों को हम लोग कंप्यूट कर सकते, आई मीन कंपेयर कर सकते हैं. सो इक्वेशन नंबर हमारी ये हेड लॉस की है. सो अगर हम इस हेड लॉस को लिखना चाहें HO या ऑब्स्ट्रक्शन को लिखना चाहें हेड लॉस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन OB. सो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम फिर से वहाँ कॉपी कर ले, HOB और इक्वेशन 1 और 4 को अगर एक जगह रखें तो हम एक साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं. सो हमारी इक्वेशन 1 और 4 एक जगह आ गई. अब हमें इसी की वैल्यू वहाँ पर पुट कर देनी है. सो वी कैन राइट इट दैट HOB इज इक्वल टू VC की वैल्यू बस पुट करेंगे हम.
सो दिस इक्वेशन विल लुक लाइक वी सी माइनस वी टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, और इसी वी सी की वैल्यू वहाँ से पुट करेंगे तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा, a इंटू वी डिवाइडेड बाई सी सी a माइनस ए। नाउ ये हमारा पहला पार्ट हो गया, और दूसरा माइनस वी। सो वी टू जो है हमारा यहाँ पर v है, तो v2 को हम गायब कर दे रहे हैं जो कि इक्वेशन 1 है। और इसी चूँकि थ्रू आउट हम वेलोसिटी v मान रहे हैं, तो ये हमारा जो है वो ओरिजिनल इक्वेशन था जो हमने यूज़ किया था इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को समझाने के लिए कि जब हम कॉन्ट्रैक्शन में काम करते हैं तो वी सी माइनस वी टू होता है, तो उसको हमने यहाँ पे v से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम उसको v मान लें जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो ये हो गया न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई 2g, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये इक्वेशन निकल के आ रही है वी स्क्वायर ओवर 2g एंड इन ब्रैकेट्स a डिवाइडेड बाई सी सी a माइनस ए, सॉरी a माइनस ए एंड देन माइनस 1 होल स्क्वायर। सो दैट विल बी दी हेड लॉस ड्यू टू दी ऑब्स्ट्रक्शन। यहाँ वही एक करेक्शन है जो हम सेक्शन 2.2 पर हमने वेलोसिटी v2 लिखी हुई है, जबकि हमारी थ्रू आउट वेलोसिटी जो है वो v ही है, तो यहाँ पे बस हमको v लिख लेना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहाँ वेलोसिटी डिफरेंट होती तो हम v2 लिखते। दिस इज दी एट सेक्शन 2 इफ़ यू सी दिस वेलोसिटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट दिस वन व्हाट वी हैव अज्यूम्ड। सो इस सेक्शन पर भी v होगी तो यहाँ पर भी v ही होगी, इसलिए दिस पर्टिकुलर थिंग हैज़ टू बी डन ओवर दी। बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। So that's the end of the discussion for the loss of the head due to an obstruction of pipe. Now there are two more things, that loss of the head due to the bend in the pipe and loss of head in the due to the various pipe fittings. तो ये हमारे जो दो लेफ्ट सेक्शन है दैट की लॉस ऑफ द हेड ड्यू टू द बेंड इन पाइप एंड लॉस ऑफ हेड इन द वेरियस पाइप फिटिंग सेक्शन। तो पहले हम बात करते हैं लॉस ऑफ हेड ड्यू टू द बेंड इन द पाइप। सो अगर कोई हमारी पाइप है जो कहीं किसी एक लोकेशन पर बेंड हो रही है, और इवन दिस पर्टिकुलर केस अगर हम दो सेक्शन लें तो इवन एट दिस पर्टिकुलर केस द मीन फ्लो वेलोसिटी और कैन स्पीड इज ओवर देयर v and also at this particular location v. So what exactly is happening is over there, although the magnitude is same, दोनों लोकेशन मैग्नीट्यूड सेम है, ओनली डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इस किसी एक लोकेशन पे जहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है यहाँ पे फ्लो सेपरेशन होता है। सो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो लीड्स टू द सेपरेशन ऑफ फ्लो फ्रॉम द बाउंड्री, और इसी की वजह से सेपरेशन की वजह से एडीज फॉर्म होती हैं, और एडीज को कहीं कहीं स्वर्ल भी लिखा होगा। सो एडीज या स्वर्ल फॉर्म होती हैं और इसी की वजह से एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है। नाउ सो इस पर्टिकुलर अगर हम एस्पेक्ट को लिखना चाहें तो हेड लॉस ड्यू टू द बेंड कैन बी रिटन एच बी इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर ओवर 2g। नाउ ये जो k की वैल्यू है ये कोफिशिएंट ऑफ बेंड है और ये अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो अगर हम k की बात करें तो ये k जो है तीन मेजर चीज़ें हैं जिन पर डिपेंड करेगा। k पहला जो है वो आपका एंगल ऑफ बेंड पर, कितने डिग्री पर बेंडिंग हो, मतलब पाइप का ओरिएंटेशन जो है बेंड हुआ है। दूसरा है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बेंड पर, और थर्ड थिंग है डायमीटर ऑफ पाइप पर। इसको मैं अलग से डिटेल डिस्कस करूँगा। तो अगर हम थीटा की बात करें तो अगर ये पाइप इस डायरेक्शन में जा रही है तो ओरिजिनल ये था और अब एंगल जो है इसका ये हो गया। सो जो बेंड हो रहा है वो ये भी आप कह सकते हैं, अदरवाइज़ आप ये भी कह सकते हैं कि पाइप का इनिशियल ओरिएंटेशन ये था और उसके बाद ये एंगल यहाँ से चेंज हो गया। तो जो बेंड आप देख रहे हैं इसको आप इस थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एनीवे पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा जो इस पर्टिकुलर कर्वेचर क्रिएट हो रहा है इसका आर, और जो डायमीटर ऑफ पाइप है तो R/D का जो रेशियो है वो डिटरमाइन करेगा कि K की वैल्यू क्या होगी।
जो कि एक क्रूशियल एस्पेक्ट है। नाउ जो एक सबसे लास्ट ऑप्शन बच रहा है वो है हमारा लॉस ऑफ द हेड इन दी वेरियस पाइप फिटिंग्स। सो इस इक्वेशन को अगर हम पाइप फिटिंग लिखें, पाइप फिटिंग, सो एच पी लिख दे रहे हैं। सो हेड लॉस ड्यू टू दी पाइप फिटिंग्स इज कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज के टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर ओवर 2g। यहाँ पे भी जो है के जो है वो कोफिशिएंट ऑफ पाइप फिटिंग है। सो पाइप फिटिंग के केस में एग्जैक्टली होता ये है कि जब हम डिफरेंट तरह के वॉल्व्स या कपलिंग्स लगाते हैं तो उस केस में भी हमारा एनर्जी का लॉस होता है। जैसे इस पाइप के साथ में जस्ट इससे हल्का सा बड़ा डायमीटर का पाइप को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जब वाटर यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो भी लॉस होगा, और कभी कभी जब इधर से वाटर आएगा तो भी लॉस होगा। तो एक तो इस जंक्शन पे लॉस हुआ। सिमिलरली कभी वॉल्व लगाएं या कभी गेजेस लगाएं, वॉल्व लगाएं या गेट्स लगाएं, उन सारे केसेस में भी एनर्जी लॉस होता ही होता है। सो के की वैल्यू यूजली इन सारी केस के लिए के की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की जाती है, और जो यूजुअल वैल्यूज़ होती हैं वो दी जा सकती हैं। इनको डायरेक्टली जो है किसी डेरिवेशन से डिराइव नहीं किया जा सकता है।